नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके बायोलॉजी से होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, लगातार जो है आप लोग शुरू से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए 2026 एग्जाम के लिए। अब आपके जो पेपर बनते हैं काफ़ी टफ बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी याद रखिएगा। तो बिल्कुल शुरू से अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करिए और जुड़ जाइए स्टडी विथ रवि के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा। चलिए पहला नंबर सवाल से करते हैं स्टार्ट। बायोलॉजी का फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले। निम्नलिखित में से कौन जो है द्विगुणित संरचना है आपको बताना है। द्विगुणित करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझ रहे होंगे। बायोलॉजी में जो द्विगुणित होता है, कहने का मतलब होता है एन को हम लोग अवगुणित बोलते हैं, 2n को हम लोग द्विगुणित बोलते हैं और 3n को हम लोग त्रिगुणित बोलते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो चलिए, द्विगुणित संरचना इनमें से कौन सा है। अंडाणु जो होता है प्यारे बच्चों अवगुणित होता है। उसके बाद युग्मनज जो होता है ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित। और भ्रूणपोष जो होते हैं प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, त्रिगुणित होता है। तो समझ आ गया होगा कौन अगुणित है, कौन द्विगुणित है और कौन तीन गुणित है। और इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि द्विगुणित पूछा गया है। द्विगुणित कौन है, तो युग्मनज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ओंकोजिन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है बता दीजिएगा। तो 2 नंबर सवाल का जवाब क्या आ जाएगा कि सर ओंकोजिन्स जो है ये किसके लिए उत्तरदायी है। तो सभी को पता है कि ओंकोजिन्स जो होता है ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैंसर के लिए। याद रखिएगा ये सारे के सारे प्रश्न आपके 2026 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कौन जो पौधा है जलोद्भिद है। जी हाँ, जलोद्भिद पौधा का नाम आपको बताना है 3 नंबर सवाल में। कौन पौधा जो है जलोद्भिद है। सिंघारा, जो पानी का सिंघारा होता है क्या जलोद्भिद है, क्या बता सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल जलोद्भिद है सर, पानी के अंदर रहता है यानी जलोद्भिद है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, जरा बताइएगा सर कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं। यानी शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। इन विट्रो बोलते हैं, इन विवो, या दोनों, या इनमें से सभी। जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि शरीर के जो बाहर होते हैं, यहाँ पे शरीर के बॉडी के बाहर पूछा जा रहा है, यहाँ शरीर के बाहर। तो इसमें जो होता है क्या होता है, इस निश्चेषण को क्या बोलते हैं, सारे के सारे डिटेल्स में समझेंगे। इनको इन विट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन विट्रो। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इन विट्रो। और वीवो का फोन होता है, वीवो का फोन आता है ना, वीवो का, वीवो कंपनी का। तो इसमें जो होता है प्यारे बच्चों स्टोरेज कहाँ रहता है, अंदर रहता है। तो याद रखिएगा वीवो में क्या होगा, अंदर होगा। विट्रो में क्या होगा, शरीर के बाहर होगा। इसमें होता है कि मादा के अंडाणु लिए जाते हैं और पुरुष के शुक्राणु लिए जाते हैं। और फैलोपियन यहाँ पे एक क्या होता है, प्रयोगशाला में इसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा। 5 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो ये 5 जून होगा। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है कि सटोली कोशिका पाई जाती है बताइएगा। 6 नंबर सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर सटोली कोशिका पाई जाती है। तो सटोली कोशिका जो है वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वृषण। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जी हाँ, जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी आती है, जमीन में कमी आती है, खनिज पदार्थों की कमी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या अगर अधिक हो जाए, जी हाँ, जनसंख्या अगर अधिक हो जाए तो इसमें क्या आएगी, आय में कमी आएगी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों की कमी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो सवाल है, 13 नंबर सवाल का जो जवाब है वो आय में कमी, जमीन में भी कमी होगी जनसंख्या अधिक होने से, और खनिज पदार्थों की भी कमी होगी। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शंस में करेक्शन होना चाहिए और ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। याद रखिएगा इनमें से सभी की कमी जनसंख्या अधिक होने से हो जाती है। अगला है कि सर एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोसोम जो होता है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए, एनसीईआरटी में दिए गए हैं कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स। हम यहाँ पर रफली डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रफली डायग्राम बना रहे हैं। याद रखिएगा कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपके दिए गए और ये जो भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। ये शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु है। याद रखिएगा तो शुक्राणु के अगले भाग यानी सिर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। यानी मानव शुक्राणु के सिर वाले भाग को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है। कौन जो है जीवाणु जनित रोग है, यहाँ पे जीवाणु जनित रोग आपसे पूछा जा रहा है।
जीवाणु जनित, जो जीवाणु से होता है उस रोग का नाम बताइए। तो 15 नंबर सवाल काफी लाजवाब क्वेश्चन है और इनमें से सभी याद रखिएगा ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग भी, क्षय रोग भी और हैजा भी, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग है। मनुष्य यानी कि पुरुष में एक गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है। 16 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे पुरुष में पूछा गया है, ध्यान देंगे। पुरुष में जो होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है, फीमेल में होता है 44 प्लस एक्स एक्स होता है। 44 प्लस एक्स एक्स इस जो होता है ये फीमेल में होता है और एक्स वाई जो होता है ये मेल में होता है। अगला है कि सर एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। एसिटाबुलीरिया जो है इनमें से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो एसिटाबुलीरिया जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, एक प्रकार का याद रखिएगा, एक प्रकार का शैवाल है। क्या है प्यारे बच्चों, शैवाल है एसिटाबुलीरिया। अनमूल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, अनमूल्य परागन वाले पौधे जो होते हैं उनमें निश्चित रूप से क्या होता है, निश्चित रूप से प्यारे बच्चों उसमें स्वपरागन होता है। क्या होता है, स्वपरागन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला सवाल है कि सर पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे याद रखिए जहाँ भी एनर्जी आ जाए ना, एनर्जी, तो एनर्जी याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। मान लीजिए आपके पास आपके शरीर में ऊर्जा स्टोरेज है और आप किसी काम को करते करते थक गए, यानी आपके ऊर्जा जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए। क्या ये समाप्त ऊर्जा को आप दोबारा एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। याद रखेंगे ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपके बीसीबी के एग्जाम में पूछे गए, यहाँ तक कि जितने भी अब एग्जाम आते हैं सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आते हैं। तो याद रखेंगे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ना कि द्विदिशीय बहुदिशीय। अगला सवाल 20 नंबर है कि सर कौन सा रक्त जो है समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। कहने का मतलब है कि सभी को रक्त को यानी ब्लड सभी को दे सकता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है। तो याद रखेंगे ऐसा जो रक्त समूह होता है जो सभी को दे सकता है ओ है, याद रखिएगा। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक न कि जीनोटाइपिक, यहाँ पे टाइपिक पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि फिनोटाइपिक अनुपात बताइए। तो एक संकरण क्रॉस जो होता है इसका फिनोटाइपिक अनुपात जब आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 3:1 होता है। जीनोटाइपिक पूछता तो 1:2:1 होता। गोंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो ये याद रखिए, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और असम याद रखेंगे, असम में जो है ये गोंडा अभयारण्य अवस्थित है। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। सर डीएनए से एमआरएनए बनाना है, इस प्रक्रिया को जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शंस। डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शंस कहलाती है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है ये आपको बताना है। तो 24 नंबर सवाल है, काफी लाजवाब है। और याद रखिएगा 45 डेसिबल ये मायने है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस तो इस पीडीएफ में साढ़े 600 है, बट 25-25 क्वेश्चंस करके आपको देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण होगा। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मादा एनाफिलीज, याद रखेंगे। जो 25 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 25 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हमने सॉल्व किए हैं। आप लोगों का अगर प्यार दुलार मिलता रहेगा इस चैनल पर, वीडियो के माध्यम से आप लोग बताते रहेंगे, तो और भी लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी भाई बहन दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।